प्रगति के सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को स्वागत है। श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जिला पंचायत बेमेतरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री टेकचंद अग्रवाल जी। टेकचंद अग्रवाल जी, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। टेकचंद जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि ये स्वच्छ भारत मिशन क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत शासन का जो उद्देश्य था स्वच्छता का स्तर उसको 100% तक ले जाना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 1 की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई। हम जानना चाहेंगे आपसे कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इसको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी में बांटने का क्या कारण है। जो ग्रामीण क्षेत्र, जैसे हमारे देश की जो आबादी होती है वो ग्रामीण में भी बसती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी बसती है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण संचालित है और शहरी क्षेत्र के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी संचालित है। तो इसमें जब हम ग्रामीण स्तर की बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, तो इसमें जो एक सबसे बड़ी समस्या आती है खुले में शौच की समस्या। इसमें जो हमने देखा है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच से एक बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया गया और ओडीएफ गांवों का निर्माण किया गया। तो ये ओडीएफ क्या होता है और ग्रामीण स्तर पर इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओडीएफ इंग्लिश नाम है। ओडीएफ मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री। इसका मतलब खुले में शौच मुक्त गांव। ओडीएफ के लिए बहुत गहनता से बहुत मेहनत करना पड़ा। तत्कालीन जो अधिकारी थे उन्होंने मिलजुल कर हमारे छत्तीसगढ़ को ओडीएफ राज्य घोषित कराया। तो 2019 में हमारा पूरा छत्तीसगढ़ जो है ओडीएफ घोषित हुआ था, सारे जिले छत्तीसगढ़ के। और बेमेतरा जिला जो है 2017 में ओडीएफ घोषित हुआ है और यहाँ पर लगभग 1,51,000 व्यक्तिगत शौचालय घरों में बनवाया गया। तो ये इसमें जो व्यक्तिगत शौचालय बनाए जाते हैं तो इसका निर्माण जो कराया जाता है, तो इसमें शासन की क्या भूमिका होती है। व्यक्तिगत शौचालय हितग्राही को खुद बनाना होता है। शासन केवल इसमें प्रोत्साहन राशि के रूप में बनने के बाद और उसके उपयोग करने के बाद 12,000 रुपये देती है। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें और जानेंगे कि जैसे अभी फेज 1 की हम बात कर रहे थे, तो अब फेज 2 जो है अभी वर्तमान में चालू है। तो ये फेज 2 कब से शुरू हुआ और इस फेज 2 के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। जो स्वच्छता का कार्यक्रम था उसको आगे ले जाने के लिए फेज 2 कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2020-21 से शुरुआत हुई है। इसके जो संपूर्ण कार्य है उसको 2024-25 तक पूर्ण करना है। इसमें हमको ये टारगेट मिला है कि 2024-25 तक जो भी ओडीएफ गांव थे उसको ओडीएफ प्लस मॉडल गांव के रूप में विकसित करना है। इसके अंतर्गत 4 पैमाने हैं। एक तो ये है कि उसमें जो ओडीएफ थे गांव, उस ओडीएफ को बनाए रखना है, स्थायित्व करना है। वहाँ पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य होने चाहिए उस गांव में, तरल अपशिष्ट प्रबंधन के काम होने चाहिए। तो अभी आपने बताया ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन। टेकचंद जी, हम ये जानना चाहेंगे ठोस और तरल का जो विभाजन किया गया है, तो ठोस क्या है और तरल में कौन कौन सी अपशिष्ट पदार्थों को शामिल किया गया है। जैसे तरल अपशिष्ट का यह तात्पर्य है कि पानी का जमाव ग्रामों में मत हो, सार्वजनिक जगहों पर पानी का जमाव मत हो और उसका निपटारा हो। इसके अंतर्गत हम लोग सोक पीट, लीच पीट का निर्माण करते हैं। और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब यह है कि घरों में जो कचरे होते हैं या सार्वजनिक जो कचरा होता है, वो कचरा जो है उसको किसी भी तरीके से समूह के माध्यम से या महिला समूह के माध्यम से उसको कलेक्ट किया जाए, इकट्ठा किया जाए, फिर उनको अलग अलग करके उनका निपटान किया जाए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में जो पदार्थ होते हैं उनको किस तरह वर्गीकरण किया गया है और उसके जो निपटान के लिए, जैसे महिला स्व सहायता समूहों के लिए की बात अभी आपने की है, तो उनके निपटान के लिए महिला स्व सहायता समूहों की भूमिका क्या होती है। महिला स्व सहायता समूह की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो भी घरों से हमको ठोस अपशिष्ट मिलते हैं उनको एक सेग्रीगेशन शेड होता है, एसआरएलएम सेंटर होता है, वहाँ पर ले जाके प्लास्टिक कचरों को अलग करते हैं, जो गत्ता है, पेपर होता है उसको अलग करते हैं, बॉटल को अलग करते हैं, मतलब कचरा के प्रकार वाइज उसको अलग करते हैं और उनकी जो उपयोगिता होती है उस अनुसार उसको निपटान करते हैं। तो अब हम बात करें तरल अपशिष्ट प्रबंधन की, तो यहाँ तरल अपशिष्ट प्रबंधन में भी महिला स्व सहायता समूह की भूमिका होगी। तो इसका प्रबंधन और निपटारा किस तरह किया जाता है। इसमें हम लोग शासन अपने स्तर पर प्रयास करती है, जो सार्वजनिक हैंडपंप है या सार्वजनिक जहाँ पे नल हैं वहाँ से जो पानी का बहाव होता है या नालियों का पानी का बहाव होता है, कोशिश करते हैं कि पानी का जमाव कहीं पर मत हो और उसका एक निपटान हो। और ग्रे वाटर प्रबंधन का काम ग्रामीण स्तर पर तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन शहरी स्तर पर ग्रे वाटर प्रबंधन का भी काम किया जा रहा है और उसको रिसाइकल करके पुनः उपयोग किए जाने लायक पानी में बदला जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर जो स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम है, तो हम अब बात करें आपके जिले बेमेतरा की, तो वहाँ देखें तो इसमें अभी स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति कैसी है। बेमेतरा जिले में भी स्वच्छ भारत मिशन में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ 550 सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं,
सामुदायिक शौचालयों में जो 220 दुकान है लगभग, उन दुकानों में से 64 दुकानों को हमने किराए पे दे दिया है। उस किराए के से जो पैसा मिलता है उससे सामुदायिक शौचालयों का मेंटेनेंस का कार्य हो रहा है। जो महिला स्व सहायता समूह ग्रामीणों में कचरा या अपशिष्ट जो कलेक्शन का काम कर रही हैं, घरों से हमको यूजर चार्ज भी मिल रहा है। लगभग 46 गांव हैं अभी जिनसे हमको यूजर चार्ज की बराबर प्राप्ति हो रही है। तो अभी आपने बताया कि यूज़र चार्ज, तो ये यूज़र चार्ज की वसूली किस तरह की जाती है, कौन करता है और ये कितना होता है ये राशि? ग्राम पंचायत डिसाइड करती है उनकी स्थिति के अनुसार कि प्रत्येक घरों से 10 रुपये महीना लेना है या 20 रुपये महीना लेना है। उस हिसाब से घरों से वसूली होती है। बाजार से भी वसूली होती है, दुकानदारों से भी वसूली होती है, जिसके फलस्वरूप जो है महिला समूह कार्य को कर पाती हैं। टेकचंद जी, अब कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए किसी गांव में एक संयुक्त परिवार है और वहाँ एक टॉयलेट की व्यवस्था की गई, तो वो परिवार यदि बढ़ जाता है, उसमें से 2 या 3 घर बन जाते हैं, तो वहाँ पर टॉयलेट की निर्माण किस तरह किया जाता है? नहीं, उसमें जैसे ही परिवार का विभाजन होता है तो उनसे आवेदन मिलने पर प्रत्येक परिवार को हम लोग प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराते हैं। टॉयलेट खुद बनाना होता है, बनने के बाद यूज़ करने के बाद हम लोग प्रोत्साहन राशि उनको भी देते हैं। तो फेज़ 2 में हम लोग बेमेतरा जिले में 10,000 व्यक्तिगत शौचालय स्वीकृत कर चुके हैं और बन भी चुका है। तो अब यहाँ पर देखें कि जैसे टॉयलेट जो 2 प्रकार के हैं, एक होते हैं व्यक्तिगत, एक होते हैं सार्वजनिक। तो इसमें जो है ग्रामीण स्तर पर सार्वजनिक टॉयलेट्स की कितनी व्यवस्था की जाती है? नहीं, हमारे यहाँ सार्वजनिक शौचालय 550 जगह बने हैं। अभी शासन के निर्देशानुसार हम लोग और भी हाट बाज़ारों में जहाँ भी आवश्यकता है या थानों में, तहसील ऑफिस में, यहाँ भी बनाने का प्रयास चल रहा है। तो सामुदायिक शौचालय का जिनके घरों में नहीं है किसी कारण से, तो वो लोग भी उपयोग कर सकते हैं। और शादी विवाह में, हाट बाज़ार के दिन भी उपयोग हो सकता है। स्वच्छ भारत मिशन का एक ही उद्देश्य है कि खुले में शौच की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से बंद हो। तो अभी हम देखते हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन का जो लक्ष्य है, तो इसमें जो कितनी आबादी पर शौचालय का निर्माण या कुछ इस तरह का कुछ रहता है क्या? नहीं, व्यक्तिगत शौचालय के लिए तो हर कोई पात्र है। जैसे 6 प्रकार के लोग हैं उसमें व्यक्तिगत शौचालय के लिए, जिनको प्रोत्साहन स्वरूप हम लोग राशि देते हैं। उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार है, महिला प्रधान परिवार है, दिव्यांग व्यक्ति के प्रधान परिवार है, भूमिहीन परिवार है। इस प्रकार से कैटेगरी बनाए गए हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग प्रोत्साहन राशि देते हैं। सामुदायिक शौचालय के लिए जहाँ भी 100 घर हैं तो वहाँ पर अभी वर्तमान में हम लोग सामुदायिक शौचालय स्वीकृत कर रहे हैं। तो इसमें क्या उसमें चयन की प्रक्रिया क्या होती है शौचालय बनाने की? नहीं, व्यक्तिगत शौचालय बना के कोई भी अपना आवेदन कर सकता है। उसकी पात्रता के 6 मापदंड हैं, उसके आधार पर हम लोग स्वीकृत करते हैं। टेकचंद जी, हम अब चलते हैं थोड़ा विद्यालय की ओर। विद्यालयों में चूंकि वहाँ पे छात्र छात्रों और जो हमारे टीचर्स हैं वहाँ पर भी शौचालय का निर्माण स्कूल में काफ़ी आवश्यक होता है। विद्यालयों में इस तरह की व्यवस्था कितनी सफल और कारगर है? विद्यालयों में समग्र शिक्षा अंतर्गत जो है शौचालय रिपेयरिंग के, नए शौचालय बनने के, ये सब कार्य हो रहे हैं। और उनको हम लोग जल जीवन मिशन से भी जोड़ रहे हैं कि जहाँ पर भी कोई कमी हो उसकी पूर्ति की जाए करके। तो हम देखते हैं अभी जो है टेक्नोलॉजी का युग, तो आप ये बताएं कि जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, शहरों में तो इसकी काफ़ी जागरूकता के लिए कार्यक्रम होते हैं, हम ग्रामीण जनों को कैसे जागरूक कर रहे हैं अभी? नहीं, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, बैठकों में, स्कूलों में भी हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों से, ताकि वो अपने घर में बताएं। और हम लोग अभी वॉल राइटिंग का काम कर रहे हैं। 5 प्रकार के IC इसके बने हुए हैं मापदंड, जिसके अनुसार हम लोग दीवार लेखन का काम करा रहे हैं गांव में, ताकि उनमें जागरूकता हो करके, और हम लोग बैठक भी करते रहते हैं। तो अभी देखा जाए पिछले कुछ वर्षों से एक स्वच्छता के लिए पैमाना तय किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, और उसके अंतर्गत भारत के पूरे गांवों में से या शहरों में से किसी एक का चयन किया जाता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीसरा। तो आप किस तरह देखते हैं कि आपके जिले बेमेतरा में स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति कैसी है और उसे नंबर 1 बनाने के लिए क्या अभी प्रयास किए जा रहे हैं? स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छ भारत रैंकिंग होती है, और उसमें प्रतिवर्ष जो है उनके तय मापदंड के अनुसार थर्ड पार्टी इवोल्यूशन के आधार पर इसमें रैंकिंग तय की जाती है। कुछ ग्रामीणों ने पूर्व में बहुत अच्छा, कुछ ग्राम ने बहुत अच्छा कार्य किया है इसमें। किरकी को भी कुछ सम्मान मिला था, किरकी को सम्मान मिल चुका है इसमें। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, जहाँ भी हम लोग प्राथमिकता में है, शासन प्रशासन की प्राथमिकता में स्वच्छ भारत मिशन को रखा गया है, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि बेमेतरा जिला को भी अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर मिले।
जो अस्पतालों को हम देखते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट जो निकलते हैं, चूँकि ग्रामीण स्तरों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं और बेमेतरा जिला है, वहाँ पे जिला अस्पताल की व्यवस्था है, तो वहाँ जो एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं उनका निपटारा सुई नीडल बेमेतरा जिला में भी इसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान के लिए भी बेमेतरा जिला में पृथक से यूनिट स्थापित है। वहाँ पे हम लोग जितने भी अस्पताल होते हैं उनका जो भी कचरा होता है बायोमेडिकल वेस्ट, वो सबको इकट्ठा करके वहाँ निपटान किया जाता है। अभी जैसे हमने कार्यक्रम में बात की स्कूलों में, तो हमारे स्कूलों में होता है कि लड़कियां, बच्चियां भी पढ़ती हैं, बालिकाएं पढ़ती हैं, तो उनकी जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो सैनिटरी पैड्स, उनका निपटान, चूँकि वो एक अपशिष्ट होता है जिसके निपटान के लिए कोई उचित व्यवस्था की अभी तक तो नहीं दिखाई दी है। तो इसके लिए आपके आगे क्या दिखाई देता है, इसके लिए कुछ विशेष? हाँ, घरों से जो हम लोग कचरा अपशिष्ट जो संग्रह करते हैं उसमें पैड के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था जिस स्तर पर उसको निराकरण करना था, जैसा किया जाना था। लेकिन अभी शासन की ओर से गाइडलाइन आया है कि हमको प्रत्येक जो सेग्रीगेशन शेड है वहाँ पे उसका निपटान करने के लिए सैनिटरी पैड का इंसिनरेटर की खरीदी की जानी है। टेकचंद जी, कार्यक्रम में अब हम जानना चाहेंगे कि चूंकि ये स्वच्छ भारत मिशन केंद्र सरकार की एक योजना है, तो राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसका जो बेहतर जो तालमेल के साथ कार्य किया जाता है, तो किस तरह राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कर रहे हैं? नहीं, स्वच्छ भारत मिशन में ये है कि 60% जो खर्च होता है इसका वो केंद्र सरकार वहन करती है और 40% जो है राज्य सरकार वहन करती है। तो अभी आप देखते हैं जो अपने बेमेतरा जिले के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पर ग्राम पंचायतों के द्वारा भी क्या कुछ इसकी जागरूकता के लिए कार्य करते हैं? हाँ, ग्राम पंचायतों में जागरूकता के लिए कार्य होता है। हमारे यहाँ बसाहट वाले 684 गाँव है, उसमें से पूरे के पूरे गाँव जो है ODF हो चुके थे 2017 में ही। अभी जो है 288 गांव हमारे ODF प्लस मॉडल कैटेगरी में आ चुके हैं, जिसके अंतर्गत वहां पर ODF स्थायित्व के साथ साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों के काम हो रहे हैं। अभी बेमेतरा जिले में हमारे यहाँ चार ब्लॉक में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पर उस ब्लॉक के सारे प्लास्टिक को एकत्र करके उनका निपटान किया जाएगा। टेकचंद जी, हम कार्यक्रम में चलते चलते अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसके लिए आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे कि इस मिशन में भाग लेकर के किस तरह अपनी भागीदारी भारत के नागरिक के तौर पर करें, जिससे कि हमारा भारत का हर एक शहर नंबर 1 पे आए? केवल शासन प्रशासन के प्रयास से कोई भी स्कीम को सफल नहीं बना जा सकता है जब तक लोगों का सहयोग ना हो। लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 को अपनाया, जिसके फलस्वरूप आज हमारा पूरा देश जो है ODF हो चुका है। तो वैसे ही लोगों का सहयोग चाहिए हम लोगों को। जो महिलाएं स्वच्छता दीदी हैं, जो फील्ड में जाती हैं, मेहनत करती है, काम करती हैं, उनका सहयोग किया जाए और जो है हाथ बटाया जाए, जिससे काम जो है आसान हो सके। टेकचंद जी, एक जो बात आती है गाँवों में जो मानव मल, जो इसका निस्तारीकरण की जो काफ़ी समस्या होती है, तो इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्या योजना है? हाँ, शासन इसमें भी अच्छे गंभीरता से प्रयास कर रही है। हमारे यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में और बेमेतरा जिले में 2 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है मानव मल का भी निपटान करके उसका उचित निराकरण किया जाएगा। तो अभी जो बात किया गया स्लज मैनेजमेंट के लिए ग्रामों में, तो अब देखा जाए आपके जिले बेमेतरा के किन किन ग्रामों में भी ये मैनेजमेंट प्रस्तावित है? हाँ, फीकल स्लज यूनिट जो है हमारे बेमेतरा जिले में 2 जगह प्रस्तावित है। एक जो है बेमेतरा ब्लॉक में है, एक साजा ब्लॉक में है, ठेलका और ढोलिया। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हम देखें तो एक अभी नया जो टर्म यूज़ किया जा रहा है ODF प्लस, तो इसका क्या अर्थ होता है? ODF प्लस मतलब है कि ODF जो गांव हो चुका है उसमें स्थायित्व रहे, और ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का काम और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का काम उसमें साथ ही साथ चले। 5 प्रकार के जो IEC हैं, जो स्लोगन है उसकी पेंटिंग हो, वो 5 प्रकार की हम लोग पेंट कराते हैं। श्रोताओं, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के विषय में जिला पंचायत बेमेतरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री टेकचंद अग्रवाल जी से। टेकचंद अग्रवाल जी, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रगति के सोपान कार्यक्रम से अब हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।